हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम वर्ल्ड हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों वर्ल्ड वॉर बिगेन 2021 बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन। जैसा कि आपको आज की डेट में दोस्तों देखने को मिल रहा होगा पूरे न्यूज़ चैनल पे, यूक्रेन और रशिया के बीच में दोस्तों एक भयानक युद्ध हो रहा है और ये खतरा दोस्तों वर्ल्ड वॉर की ओर मूव करता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में एंटर करने जा रही है। अगर दोस्तों कुछ दिनों तक और युद्ध हुआ तो डेफिनेटली दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। दो देशों के बीच में लड़ाई ना रहकर अब कई देशों के बीच में लड़ाई छिड़ने वाली है। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में दोस्तों इस युद्ध का यानी वॉर का जो मेन रीज़न है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक की जो कहानी है फ्रेंड, आपको एक शॉर्ट वीडियोज़ में कन्वर्ट कर बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में उसके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं फ्रेंड अपने इतिहास में। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है। तो बिल्कुल मैं आपको डिटेल में दोस्तों और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज मैं आपको दे दूँगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, और अगर हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वर्ल्ड वॉर की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा फ्रेंड कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था आपका टिल जुलाई 1914 से लेके दोस्तों कब चला था, नवंबर 1918 तक। तो यहाँ पे तो इस टाइम पे दोस्तों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, जिसमें दो कंट्रीज थी मेनली, अलाइड कंट्रीज़ कहलाती है एक, और दूसरी दोस्तों सेंट्रल कंट्री। तो अलाइज कंट्री में थी दोस्तों आपके यूएसए प्लस दोस्तों आपकी थी इंग्लैंड, फिर दोस्तों आपका था रशिया, फिर दोस्तों फ्रांस। तो ये चार कंट्री थी अलाइड कंट्री में। दूसरी कंट्री दोस्तों सेंट्रल कंट्रीज़ थी, जिसमें मेनली कौन कौन आता था आपका, जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया हंगरी प्लस दोस्तों तुर्की। तो इन दोनों के बीच में दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ाई हुई, जिसमें दोस्तों सेंट्रल कंट्री क्या हो गई, डिफीट हो गई, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की क्या हुई दोस्तों, डिफीट हो गई। किससे, अलाइड कंट्रीज़ थे। अब मैं आपको कारण भी बता देता हूँ दोस्तों कि क्योंकि देखो कोई भी वॉर होता है तो आपको पता है इंस्टेंट तो होता नहीं फ्रेंड, बहुत लंबे समय चलता है, लेकिन एक ऐसा पिक पॉइंट आता है जिसकी वजह से क्या होता है, अब भाई बिना लड़े नहीं रहा जा सकता। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही लड़ाई, तो अब ऐसा पॉइंट आएगा जब सारी कंट्रीज़ क्या होगी, इन्वॉल्व हो जाएगी, है ना। सो यही कह सकते हो सेम जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट था उसका मेन कारण, अगर इमीडिएट कॉज पूछे, है ना, कि कौन सा ऐसा कारण हुआ था जिससे एकदम से तुरंत से वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। तो इमीडिएट कॉज की बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की दोस्तों, तो वो थी एसिनेशंस ऑफ फर्डिनेंट इन सेरेजोवा बोसिना। तो दोस्तों जो फर्डिनेंट थे प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, कहाँ के दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी फर्डिनेंट सेरेजोवा गए थे दोस्तों, जहाँ पे उसकी ईस्टर्न यूरोप गए थे, जहाँ पे दोस्तों उनकी हत्या हो गई थी। ठीक है फ्रेंड। तो उसके वजह से फर्डिनेंट की हत्या हो दोस्तों वैसे ही क्या करता है, ऑस्ट्रिया हंगरी जो है वो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड। तो ये था इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इसमें दोस्तों अब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, लेकिन सेंट्रल पावर फिर भी क्या होती है दोस्तों, हार जाती है, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली तुर्की होती है फ्रेंड, वो डिफीट कर दी जाती है किसके, अलाइड कंट्रीज़ के द्वारा। ठीक है फ्रेंड। अब क्या होता है कि अब हरा तो देती है, तो जो अलाइड कंट्रीज़ होती है वो क्या कहती है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन रीज़न कौन सी कंट्री, जर्मनी, और वो क्या करता है, जर्मनी पे बहुत सारी संधियाँ थोप देता है, बहुत सारी ट्रीटीज़ को इम्पोज कर देता है। तो अब जर्मनी क्या होता है दोस्तों, जर्मनी की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ जाती है, मतलब उसके अंदर इकोनॉमिक वीक हो जाता है, अराउंड पता नहीं कितने डॉलर का दोस्तों अराउंड उस पर लोन थोप दिया जाता है, तो उसकी पूरी जो इकोनॉमिक थी दोस्तों डाउन चली जाती। तो अब उसको बचाने के लिए कौन आता है फ्रेंड, आपका आता है हिटलर। आपको पता होगा दोस्तों हिटलर के बारे में। तो जो हिटलर की एंट्री होती है फ्रेंड, आपको पता है वो होती है 1919 से लेके टिल 1939 था, जब तक कि आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड होता है, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है दोस्तों नाजिज्म का, यानी हिटलर का। अब क्या होता है, पूरी जर्मनी दोस्तों बिल्कुल ही इकोनॉमिक बैड होती है, कोई भी वहाँ पे संभालने वाला नहीं होता गवर्नमेंट। ऐसे में कौन आता है दोस्तों, हिटलर आता है। वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, जर्मनी का बदला लूँगा, है ना, और मैं जर्मनी का बदला लूँगा, और वो सब पूरे कह सकते हो जर्मनी में वो राज करना स्टार्ट कर देता है ना फ्रेंड। तो अब क्या होता है उसमें कि अब जो हिटलर होता है, जितनी भी कंट्रीज़ होती है, जो अलाइड कंट्री होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, उनके द्वारा जो छीनी हुई कंट्रीज़ होती है उसको दोबारा से ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देता है।
बट स्टार्टिंग में तो फ्रेंड जितनी भी अलाइड कंट्री थी वो शांत होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई हमने इनके ऊपर बहुत सारा ट्रीटीज़ लगाई है, इसलिए क्या हो सकता है, गुस्सा है। तो अब यहाँ पे हिटलर आता है फ्रेंड आपका अराउंड 1889 के आसपास आता है, ऑस्ट्रिया में आता है दोस्तों। और वो आते ही क्या करता है, सबसे पहले जो गवर्नमेंट होती है वहाँ की जर्मनी की, है ना फ्रेंड, उससे क्या करता है 1919 में जनकर एक वर्कर लेवल पार्टी बनाता है पहले, ठीक है। उसके बाद उस पार्टी का नाम बदल के दोस्तों नाजी पार्टी कर देता है। और फिर वो दोस्तों वहाँ पे जर्मनी की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज कर देता है। उनका जो इकोनॉमी होता है और जो उनका पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट का जो नाम होता है दोस्तों, वो उसे बोलते हैं दोस्तों आपका रिक्सटैग, ठीक है। तो जो रिक्सटैग होता है दोस्तों RICH, तो उसे क्या करता है दोस्तों, वो उसे आग लगा देता है, उस पार्लियामेंट को दोस्तों आग लगा देता है और वहाँ पे डिक्टेटरशिप क्या कर देता है, इम्पोज कर देता है, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा सेंसरशिप भी इम्पोज कर देता है, यानी पूरी तरीके से जर्मनी पर किसका कब्जा होता है, हिटलर का होता है। और वहाँ पे वो डिक्टेटरशिप स्टार्ट कर देता है और जितनी भी कंट्रीज जर्मनी द्वारा अलाइड कंट्री के द्वारा छीनी जाती है उसे वो वापस लेने की कोशिश स्टार्ट कर देता है। सो स्टार्टिंग में तो दोस्तों अलाइड कंट्री क्या होती है, शांत होती है, उन्हें पता कि हमने इन पर बहुत सारी चीज़ें लगाई है, तो भाई इसलिए अपना गुस्सा निकाल रहा है, तो स्टार्टिंग में वो शांत रहता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जो हिटलर होता है अब वो पूरे यूरोप में फैलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है फ्रेंड। मेनली जो सबसे पहले वो काम करता है दोस्तों, जो 10th ऑफ जैन 1920 को दोस्तों जो लीग ऑफ नेशन बनता है, लीग ऑफ नेशन, जो दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया जाता है कि अब कोई भी कंट्री क्या होगी, किसी पे अटैक नहीं करेगी, यानी ये सब शांति से रहेगी, है ना। सो द लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्स बट द हिटलर मसूली डिड नॉट फॉलो देम। तो सबसे जो हिटलर होता है दोस्तों वो उस लीग ऑफ नेशन को मानने से मना कर देता है और उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देता है। और आपको पता है, मैं बता ही रहा था फ्रेंड, कि कंट्री से बदला लेना स्टार्ट कर देता है। सो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, सारी कंट्रीज दोस्तों बदला लेना स्टार्ट कर देता है और सबको एक तरीके से कह सकते हो कि सारी कंट्रीज़ पे वो अब सारी कंट्रीज़ को जीतने की कोशिश करता है। मैं आपको थोड़ा सा वर्ल्ड यूरोप बता देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो इधर मान लो फ्रांस है फ्रेंड, ये आपका ब्रिटेन है, दिस इज़ योर ब्रिटेन। ये आपका राइनलैंड है दोस्तों, ये आपका जर्मनी है फ्रेंड, ये आपका ऑस्ट्रिया है फ्रेंड, ये चेकोस्लोवाकिया है फ्रेंड, और ये पोलैंड है, और ये दोस्तों रशिया है। तो दोस्तों मेनली क्या करता है, ये फ्रांस को भी हरा देता है, राइनलैंड को भी कब्जा कर लेता है, ऑस्ट्रिया तो ऑलरेडी उसके कब्जे में फ्रेंड, जर्मनी को भी कर लेता है, चेकोस्लोवाकिया को भी करना स्टार्ट करता है। लेकिन अब क्या कोशिश करता है वो, पोलैंड पे कब्जा करना। तो सबसे पहले क्या करता है वो, रशिया जाकर संधि कर लेता है कि अगर मैं पोलैंड पे क्या करूँ, अटैक करूँ, तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे। अब वो पोलैंड को भी दोस्तों क्या कर लेता है, जीत लेता है, और उससे रशिया कहता है कि अगर मैं जीत गया पोलैंड को तो मैं आपको आधा हिस्सा बिना लड़े दे दूँगा। और वो ऐसा करता भी है फ्रेंड, पोलैंड को जीत जाता है, वो पोलैंड को जीत जाता है फ्रेंड। अब ऑलमोस्ट अब जो हिटलर होता है अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझना स्टार्ट कर देता है। और गलती क्या करता है दोस्तों, पोलैंड को जीतने के बाद उसके बगल में जो रशिया है दोस्तों, अब कोशिश करता है कि वो रशिया को भी क्या कर लेगा, जीत लेगा। सो वो क्या करता है, ही एंटर्ड द वॉर विद द रशिया। जैसे दोस्तों रशिया के बर्लिन शहर में क्या करता है, अटैक करता है फ्रेंड, यानी एक तरीके से वो रशिया पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो दोस्तों रशिया पे अटैक करता है तो इधर से जो आपकी कंट्रीज है दूसरी, अमेरिका और जो ब्रिटेन दोस्तों, वो क्या करता है, वहाँ का जो एक इलाका होता है, कोस्टल एरिया होती है फ्रेंड, नॉर्मंडी कोस्ट बोलते हैं उसे, नॉर्मंडी सी कोस्ट, वहाँ पे क्या करता है, अपने सैनिकों को उतार देता है और फ्रांस को दोबारा से वो क्या करता है दोस्तों, आज़ाद करवा देता है। और इससे ही दोस्तों नॉर्मंडी बैटल भी कहा जाता है, और डी डोम्स, ध्यान रखिएगा, डी डोम्स फ्रेंड, डी डोम्स डे, ठीक है, डी डोम्स डे या फिर ऑपरेशन ओवरलोडेड भी कहा जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने बताया कि रशिया के अंदर साल लड़ रहा था। और दोस्तों रशिया में जो एक बहुत ही ज़्यादा क्या होती है दोस्तों, कोल्ड वेदर होती है, आपको पता है ना। तो कोल्ड वेदर की वजह से क्या होता है दोस्तों, उसकी जो आर्मी होती है वो बर्लिन के कोल्ड वेदर में होती है तो फंस जाती है। तो ना तो दोस्तों रशिया के आगे जा पा रही थी, ना ही दोस्तों वापस आ पा रही थी, क्योंकि दोस्तों इधर आपका रशिया है, इधर रशिया में और दोस्तों बीच में आगे फंस गया था वो कोल्ड वेदर में। इधर से दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अटैक कर दिया, यानी बीच में ही फंस गया बेचारा। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब फाइनली उसने अब दोस्तों वहाँ पे क्या कर लेता है, वो सुसाइड कर लेता है फाइनली, है ना। सो द हिटलर वाज अटैक फ्रॉम द ऑल द साइड्स एंड ही सुसाइड देम विद द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो डेट होती है तो आपको पता ही है, 1 सितंबर से लेकर 1939 से 1939 से दोस्तों 1945 तक चलता है, जिसमें आपकी अलाइड कंट्री होती है सेम दोस्तों, और दूसरी सेंट्रल कंट्रीज़ कहलाती है फ्रेंड। बट उनका नाम अब थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। थोड़ा सा नाम क्या चेंज होता है मेनली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। अलाइड कंट्री में तो दोस्तों सेम कंट्री रहती है आपकी, इंग्लैंड हो गई, है ना, फ्रांस हो गया, USA हो गया,
कनाडा हो गया, रशिया हो गया, यूएसए और ऑस्ट्रिया फ्रेंड। तो ये कंट्री होती है आपकी एलाइड कंट्री में। और दूसरी कंट्री में होती है दोस्तों आपकी जिससे बोलते हैं ट्रिपलेट पावर बोलते हैं, या फिर इसे एक्सिस पावर भी कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एक्सिस पावर, जिसमें दोस्तों मेनली जर्मनी, इटली और जापान। सो मेनली फ्रेंड कौन सा है आपके एक्सिस पावर में, जर्मनी प्लस दोस्तों इटली प्लस जापान, जिसका दूसरा नाम दोस्तों है रोम, बर्लिन, टोक्यो। ये दोस्तों इसकी राजधानी है ना, जर्मनी की राजधानी रोम दोस्तों, इटली की राजधानी दोस्तों बर्लिन और टोक्यो की जापान की राजधानी टोक्यो। तो इनके नाम पे भी दोस्तों ये कंट्रीज़ का नाम पड़ता है। सो अब आता है दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट होता है ना, तो एक एरिया आता है पर्ल्स हार्बर, जिसे बोलते थे तो पर्ल्स हार्बर। वहाँ पे क्या करता है, जापान अटैक कर देता है, जो कि दोस्तों अमेरिका का एक कोस्टल एरिया है ना। तो अब क्या करता है अमेरिका, उसके बदले में दोस्तों उस पर एटॉमिक बम गिरा देता है। आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो हिरोशिमा पे दोस्तों 9 अगस्त को दोस्तों 1945 को हिरोशिमा पे फैटमैन जो नाम होता है दोस्तों निकल बाबर का, वो गिराता है। फिर नागासाकी पे दोस्तों उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 अगस्त को दोस्तों क्या करता है लिटिल बॉय एटॉमिक बम गिरा देता है, यानी हिरोशिमा नागासाकी को पूरा ख़त्म कर देता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, फाइनली आपका उधर हिटलर भी खत्म हो जाता है दोस्तों, इधर जापान तो ऑलरेडी हार गया फ्रेंड। अब आती दोस्तों कि अब रशिया इधर हिटलर को डिफीट कर देता है, बट हिटलर ऑफ जर्मनी, बट द क्रेडिट वॉज गिवन टू द अमेरिका। लेकिन दोस्तों जो क्रेडिट होता है वो किसको चला जाता है, अमेरिका को, क्योंकि वो अब वहाँ जापान को हरा देता है। लेकिन दोस्तों मेनली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो मेन था, कह सकते हो विनर जो था, जो ज़्यादा पावरफुल था दोस्तों उस टाइम पे रशिया। और आपको पता है हिटलर सबसे ज़्यादा ताकतवर था, जिसको किसने हराया दोस्तों, रशिया ने हराया। बट इस सबका क्रेडिट क्यों ले गया दोस्तों, उस एटॉमिक बम के कारण अमेरिका ले गया। तब यहाँ पे क्या हुआ, 2 कंट्रीज़ में पूरी वर्ल्ड डिवाइड हो गई धीरे धीरे इनकी वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को लेकर। तो 2 कंट्री मेनली दोस्तों आपका एक कैपिटलिस्ट कंट्री आ जाता है दोस्तों, दूसरा कम्युनिस्ट कंट्री। कैपिटलिस्ट कंट्री में आपके दोस्तों कैपिटलिस्ट कंट्री को आप वेस्टर्न ब्लॉक भी बोलते हैं फ्रेंड, वेस्टर्न ब्लॉक ध्यान रखिएगा इनका नाम, और वेस्टर्न जर्मनी भी बोलते हैं फ्रेंड। इसके अलावा कंट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड भी बोलते हैं दोस्तों। ऐसे ही कम्युनिस्ट कंट्री जो आपका जिसमें यूएसएसआर आता है फ्रेंड, इसको आप ईस्टर्न ब्लॉक भी बोलते हो फ्रेंड, कंट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड भी बोलते हो फ्रेंड, और ईस्टर्न जर्मनी बोलते हो। तो ये इनके नाम से जब पूरी कंट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई कोल्ड वॉर के कारण। अब यहाँ से क्या होता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है कि भाई ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, रेस चलनी स्टार्ट होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अमेरिका दोस्तों अपना वर्चस्व बनाने के लिए वो कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। इधर दोस्तों यूएसएसआर जो है वो कहता है कि मैं पावरफुल हूँ। तो अब स्टोरी इस तरीके से स्टार्ट होती है कोल्ड वॉर की कॉजेज़ और एक मेन इवेंट है ना, कह सकते हो। अब मैंने बताया दोस्तों कि कोई ना कोई वॉर का दोस्तों मेन रीज़न होता है। तो ऐसे ही अब पहला तो भेदभाव होता है, आइडियोलॉजी वॉर हो गया, दोनों के बीच में विचार है दोनों की लगती है। यूएसए की कैपिटलिस्ट थी और यूएसएसआर की कम्युनिस्ट। फिर न्यूक्लियर पावर को लेकर भी दोस्तों दोनों लड़ रहे थे। इसके अलावा यूएसएसआर दोस्तों काफ़ी कंट्री में इंटरफेयर भी कर रहा था। दोनों कंट्रीज मिलिट्री अलायंस बना रही थी अपनी अपनी, और अलाइज ऑफ यूएसए एंड ब्रिटेन दोस्तों, ब्रिटेन और यूएसए अपनी अपनी अलाइज बना रही थी। अब उसके बाद उसके अलावा क्या क्या हुआ था दोस्तों, मेन इवेंट जो कोल्ड वॉर का था वो ट्रूमन्स लॉ लाया गया था दोस्तों 1947 में, जिसमें कहा गया था कि जो यूएसए है कैपिटलिस्ट कंट्री वो बिल्कुल सही कर रही है। उसके बाद मार्शल प्लान लाया गया दोस्तों 1947 में, जिसमें अराउंड पता नहीं कितने अरब लिब्रे डॉलर में दोस्तों फाइनेंस किया गया था कि जो भी हमारे साइड में आएगा हम उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। फिर दोस्तों जो कंट्री ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड है यानी आपका कैपिटलिस्ट कंट्री, उसने दोस्तों नाटो का निर्माण किया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 4 अप्रैल को दोस्तों, 4 अप्रैल 1945 को। और फिर उसके अलावा दोस्तों उसने सीटो बनाया, सीटो SECTO, साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा दोस्तों आपका अब देखो ये तो कैपिटलिस्ट कंट्री में, कम्युनिस्ट कंट्री भी दोस्तों चुप नहीं रहने वाले, तो उसने क्या बनाया दोस्तों, बर्सा पैक्ट के अकॉर्डिंग सेंटो बनाया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड। तो दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ रेस में लगी हुई थी कि मैं पावरफुल हूँ और मैं पावरफुल हूँ। बर्सा पैक्ट दोस्तों 1955 में हुआ था, ध्यान रखिएगा थोड़ा। सीटो जो दोस्तों 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था कैपिटलिस्ट कंट्री के द्वारा। तो और स्टार्टिंग में दोस्तों आपको पता है नाटो में अराउंड 4 कंट्रीज़ थी, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया थी। बट अभी की बात करें दोस्तों नाटो में अराउंड 30 कंट्री है, टोटल 30 कंट्री। और आपको पता है दोस्तों यूएसएसआर जो पहले आपका यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहलाता था, जिसमें टोटल 15 कंट्रीज़ का संघ था दोस्तों। 15 कंट्री में दोस्तों सबसे पहले आपका आता है रशिया, और दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों यूक्रेन। फिर दोस्तों आपका आता है जॉर्जिया, मैं आपको शॉर्ट में नाम बताता हूँ, याद रखेंगे। फिर उज्बेकिस्तान, फिर
आर्मेनिया, फिर लिथुआनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ब्रुसेल्स, ताजिकिस्तान, लिथुआनिया, एस्टोनिया, मोल्डोवा। तो टोटल 15 कंट्रीज़ थे दोस्तों, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नेशनलिस्ट की भावना थी ना, मतलब अपने देश के प्रति प्यार, वो दोस्तों यूक्रेन ही था, ध्यान रखिएगा। यूक्रेन जिसे दोस्तों लेनिन ने इस्टेब्लिश किया था रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट की भावना दोस्तों आज की डेट में भी आपको पता है, यूक्रेन दोस्तों अकेला लड़ रहा है पूरे रशिया से। क्यों लड़ पा रहा है दोस्तों? क्योंकि वहाँ के देश के अंदर देशवासियों के लोगों में दोस्तों अपने देश के प्रति भावना है, नेशनलिस्ट की भावना, कि भाई हम अपने देश के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए आज की डेट में जो यूक्रेन है वो सर्वाइव कर पा रहा है रशिया के सामने। अब मैं आपको है दोस्तों थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ यूक्रेन और रशिया के बीच में, फिर बताऊँगा कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं फ्रेंड। दोस्तों वर्ल्ड मैप है, आप देख सकते हैं। इधर दोस्तों आपका है यूक्रेन, ये कंट्री, दिस इज़ ये यूक्रेन दोस्तों। इधर आपका स्लोवाकिया है, बेलारूस, इधर पोलैंड है, लिथुआनिया है, डेनमार्क है, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, कैरोनिया, इटली, साइबेरिया, दिस इज़ ब्लैक सी फ्रेंड। और इधर आपका एस्टोनिया, इधर ब्रिटेन, इधर दोस्तों अगर आप चले जाएंगे तो अमेरिका, आयरलैंड, ये सारा मिल जाएगा दोस्तों, आइसलैंड, इधर स्पेन। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका ये यूक्रेन का पोजीशन है, ये मोरक्को है फ्रेंड। इधर ये पूरा का पूरा दोस्तों रशिया का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि जो यूक्रेन है वो दोस्तों अब क्या होता है, मैंने बताया 2 कंट्री में डिवाइड हो गई थी कोल्ड वॉर के बाद। तो यूक्रेन दोस्तों अब क्या क्या बात चल रही थी कि वो नाटो में शामिल होना चाहता है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना चाहता है, उसका मेंबर बनना चाहता है। लेकिन जो रशिया है दोस्तों वो कहता है कि इससे क्या होगा, अब जो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच में, तो ये नाटो कंट्रीज दोस्तों अगर यूक्रेन पे कब्जा कर लेते हैं या यूक्रेन को अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, तो रशिया के जो टेरिटोरियल कंडीशन कह सकते हो वो थोड़ी वीक हो जाएगी, उनकी पावर थोड़ा दोस्तों कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए अब रशिया क्या करना चाह रहा है कि मैं यूक्रेन को नाटो में शामिल होने नहीं दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए दोस्तों ये रशिया ने क्या किया दोस्तों, यूक्रेन पे अटैक किया है आज की डेट में। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि मेन रीज़न क्या है। यानी दोस्तों ये स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है दोनों देशों के बीच में लड़ाई आफ्टर द कोल्ड वॉर। ठीक है फ्रेंड, तो यही एक रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से रशिया और जो यूक्रेन लड़ रही है। और आपको पता है दोस्तों इसका फ़ायदा कौन ले रही है दोस्तों, कैपिटलिस्ट कंट्री आज के डेट में। स्टार्टिंग में दोस्तों यूक्रेन को तो ने भड़का दिया कि हम साथ देंगे आपका, बट अभी देखो दोस्तों ज़मीनी स्तर पे अगर आप देखते हो तो कोई इसके बेचारे की हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी अब रशिया के ऊपर दोस्तों इकोनॉमिकल बैन लगाएगी, तो ये ऑटोमेटिक दोस्तों वीक और हो जाएगी। तो फाइनली पावरफुल कौन रह जाएगा, केवल कैपिटलिस्ट कंट्री, डेफिनेटली सी बात है। बट अब आज की नोट में अगर देखा होगा दोस्तों तो अब बहुत सारी कंट्रीज़ यूक्रेन की हेल्प करने के लिए आ रही है। तो अब पता नहीं एक्चुअली में आएगी नहीं आएगी, आई डोंट नो, बट मे बी अगर आ जाए। और मैं तो चाहता हूँ दोस्तों कि ये युद्ध है, वॉर है, यहीं पे समाप्त हो जाए, क्योंकि इससे इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा असर आने वाला है, साथ साथ में हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है फ्रेंड, जो कि हम नहीं चाहते कि हो। तो आई होप दोस्तों विश करते हैं कि जल्दी से ये युद्ध ख़त्म हो जाए और सबको दोस्तों दोबारा से नॉर्मल जैसा हो जाए। एक ऑलरेडी कोविड-19 की वजह से दोस्तों हमारे पूरे वर्ल्ड ने सफ़र किया है, और अब ये जो नेक्स्ट वॉर है दोस्तों, अगर ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है तो पूरा वर्ल्ड अब सफ़र करेगा दोस्तों दोबारा। सो प्लीज़ दुआ करिए ताकि ये जो वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाए यहीं पे, और दोबारा से दोस्तों सब शांति के साथ जिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच।